प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक से निपटते हैं तो एक गले आ पड़ता है। सोचिए, अभी हाल ही में कर्नाटक में निर्मला सीतारमण, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष और बीएस येदियुरप्पा के बेटे तक पर एफआईआर करने का आदेश कोर्ट ने दिया। 8,000 करोड़ रुपए गबन का आरोप है। ये मामला अभी चल ही रहा है, ठंडा भी नहीं हुआ है कि चिराग पासवान ने खुली चेतावनी दे दी। चिराग पासवान ने एक रैली में कहा कि अगर हमारे हितों की रक्षा नहीं हुई और अनदेखी हुई तो हम 1 मिनट में समर्थन वापस लेने में देर नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये न तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, न ये मोदी सरकार है, न ये बीजेपी की सरकार है। ये दरअसल एनडीए सरकार है जिसके 4 पहिए में एक 241 के साथ बीजेपी है, लेकिन वो एक तरफ इतना ज़्यादा संसद के बाद झुकी हुई है और उसको बैलेंस कर रहे हैं 3 और लोग। चंद्रबाबू नायडू 15 एमपी के साथ, नीतीश कुमार और उसके बाद चिराग पासवान। और अगर ये तीनों हट जाए या इसमें से कोई 2 हट जाए तो फिर बीजेपी की ये सरकार गिर जाएगी। चिराग पासवान लगातार खफा क्यों हैं? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का वर्गीकरण वाला फैसला दिया, उसके बाद चिराग पासवान पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, और इसी बीच वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे और वहाँ कहा कि अब हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे, नहीं तो हम सरकार से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का मतलब है सरकार गिर जाएगी। जैसे ही चिराग ने कुछ मामलों में, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, उसमें भी चिराग पासवान ने आंख तरेरी थी, कहा था कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद उनको फंसाने की भी कोशिश हुई। बीजेपी महीन खेलती है। कोई हाईकोर्ट पहुंच गया कि चिराग पासवान ने कुछ अपने ज़मीन के पेपर नहीं बताए हैं। वहीं दूसरी खबर है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार लगातार दबाव बनाए हुए हैं। एक बार तो वो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिलने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। नीतीश कुमार का सपना प्रधानमंत्री का बनने का है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की उन्होंने नींव डाली थी, उनको कन्वेनर बनाया जाना था, संयोजक बनाया जाना था, लेकिन वहीं पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पेच लगा दिया और नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में चले गए। अगर आज नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में न होते तो बीजेपी को कभी 25 सीट आती ही नहीं बिहार में और उसकी सरकार ही नहीं बनती। 20 सीटें और अगर बीजेपी की कम हो जाती तो फिर ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में कहीं बड़ा हाथ है तो वो नीतीश कुमार का है। लेकिन नीतीश कुमार अभी चेक एंड बैलेंस बनाए हुए हैं, वहीं वो इंतज़ार कर। अभी तो 3 महीना हुआ है साहब। अभी देखिए, तेल की धार देखिए। चंद्रबाबू नायडू कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आप सबको पता है कि जगन मोहन रेड्डी से किस तरह की नज़दीकियां थी बीजेपी की। जगन मोहन रेड्डी अब खेल से बाहर हैं। लड्डू वाले मामले पर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो हो रही है। तो चंद्रबाबू नायडू अभी भी बीजेपी के साथ बने हुए हैं। जिस दिन उन्होंने मूड बना लिया, ये सरकार गिर जाएगी। तो नरेंद्र मोदी के लिए ये पहले वाली बात नहीं है। ना तो ये पहले कहते थे लोग मोदी सरकार, फिर बीजेपी सरकार, और अब ये वाली पहले जो आई थी वो बीजेपी की सरकार थी, फिर मोदी की सरकार हुई और अब ये एनडीए की सरकार है। और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस तमाम घटनाओं के बीच आप देखेंगे तो सबसे जो खास बात है कि दलित पिछड़ों की राजनीति अब तेज उड़ रही है। अब कहीं भी कोई दलित पिछड़े के बगैर राजनीति नहीं कर सकता है। खबर बता रही है, सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो चूक हो रही है, और अगर कांग्रेस हार गई तो यकीन मानिए ओबीसी का तो ओबीसी सीएम होगा ही बीजेपी का। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि परिणीति शिंदे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घोषित की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। परिणीति शिंदे सुशील शिंदे की बेटी हैं और वो एससी समाज से आती है और मजबूत सांसद हैं, और इस बार वो संसद में बहुत शानदार बोली भी थी। तो महाराष्ट्र में एक एससी चेहरे को आगे किया जा सकता है। वहीं राहुल गांधी आज फिर से हरियाणा में
तमाम दलों को, उनको पता है उनकी घिग्गी बंध गई है। वो कहने लगे कि बाकी सब बी टीम है बीजेपी की, तो आम आदमी पार्टी बी टीम है। अरे असली बी टीम तो कांग्रेस है सर। जयपुर में सारे नगर परिषद आपके बीजेपी में मिल जाते हैं, आधे से ज़्यादा बीजेपी के एमपी तो आपके यहाँ के हैं। अगर बाकी पार्टियां बीजेपी की बी टीम है तो आप तो बीजेपी के क्लोन हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो राहुल गांधी के इस भाषण पर बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। वहीं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी पर जिस तरह से उन्होंने टीका टिप्पणी की है वो उससे लोग नाराज हैं और इसका नफ़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। साफ साफ सोचिए, जब राहुल गांधी पैदा हुए थे ना तब अवधेश प्रसाद सांसद बन गए थे। सोचिए, आज़ादी से पहले की उनकी पैदाइश है, जन्म है 77 में, 1977 में वो विधायक बन गए थे। लेकिन राहुल गांधी की भाषा बताती है कि ये लोग किस तरह के घरों में रहते हैं जहां दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान नहीं है। अब राहुल गांधी हरियाणा में मजबूर हो गए, हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब बीच मझधार में फंसते जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि अब बगैर दलित पिछड़ों की राजनीति नहीं होगी और बगैर भागीदारी की राजनीति तो नहीं होगी। हरियाणा में मायावती फिर पुराने तेवर में देखी। इनेलो से गठबंधन है, इनेलो के एक नेता ने हरिजन शब्द बोल दिया। मायावती जी की जब बारी आई तो उन्होंने कायदे से ठीक किया। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो की राजनीति जो शुरू होती है वो इसी शब्द से शुरू होती है। कहने वाले कहते हैं, जानकार बताते हैं कि इमरजेंसी के बाद राजनारायण चुनाव जीत कर आए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक थी, उस समय मायावती जी भी उस बैठक में थी, मान्यवर साहब भी उस बैठक में थे। राजनारायण जो इंदिरा गांधी को हरा कर आए थे, जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने हरिजन शब्द बोला था। उसके बाद मायावती भड़क गई और जो शब्द उन्होंने उस दिन इस्तेमाल किया था वो शब्द फिर उन्होंने हरियाणा के मन से कहा कि अगर हम हरिजन हैं तो बाकी क्या शैतान की औलाद है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए SC ST दलित शब्द है जो बाबा साहब ने हमें संवैधानिक नाम दिया है। और ये बात उन्होंने फिर मंच पर कहा, पुराने तेवर में वो दिखी। तो ये बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं सोनम वांगचुक एक इन्वायरमेंटल कार्यकर्ता हैं और ये लद्दाख से दिल्ली निकल के आए थे। लद्दाख को बचाने की लड़ाई, सरकार ने इनको डिटेन कर लिया, दिल्ली घुसने नहीं दिया। उसके बाद लद्दाख में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं, लद्दाख बंद का ऐलान कर दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का वो दौर खत्म हो रहा है, नरेंद्र मोदी का वो जलवा खत्म हो रहा है, अमित शाह का वो दौर वो जलवा खत्म हो रहा है। भले मीडिया भी उनके साथ है, टीवी अखबार साथ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने डरना छोड़ दिया है। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के CM है, OBC वर्ग से आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कोई इस्तीफा नहीं देने वाला हूं, पहले अपने मंत्री से इस्तीफा लें। आज तो कांग्रेस ने यहां तक खुलासा किया है कि क्या PMLA का डर दिखाया जा रहा है। सोचिए 10 साल में क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। जो कांग्रेस जिस तरह से राजनीति करती थी, बीजेपी ने उसे थोड़ा और मजबूती, मतलब थोड़ा और कांग्रेस की पॉलिसी को तेजी से आगे बढ़ाया और नतीजा कि कांग्रेस 60 साल चला पाई, बीजेपी 15वें साल के शुरुआत में ही बदनाम हो गई है। और कम से कम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वो लगातार नाराज चल रहे हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, चिराग पासवान ने लगभग अपने समर्थकों के साथ कहा है कि अगर उनके हितों की अनदेखी हुई, उनका साफ साफ इशारा कहाँ है, आरक्षण बचाने को लेकर है, उनका साफ साफ इशारा कहाँ है, वर्गीकरण को लेकर है, उनका साफ साफ इशारा कहाँ है, वक्फ बोर्ड को लेकर है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लोगों का हितों का बचाव नहीं कर पाएंगे तो मुझे इस्तीफा देने में एक भी घंटे का देर नहीं लगेगी, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, वक्त बहुत बदल चुका है, पानी बहुत बह चुका है और नीतीश कुमार अभी भी ताक में हैं कि ये एक मौका मिले, जैसी चंद्रबाबू नायडू की सहमति मिलेगी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री के 2 कंटेस्टेंट है। एक तो चंद्रबाबू नायडू, हो सकता है उनकी भी लालसा हो कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। अगर चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया तो फिर नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री बनने में देर नहीं लगेगी। हरियाणा में कांग्रेस की भी हवा टाइट है, इसलिए अब राहुल गांधी को संविधान उठाना पड़ रहा है। ये बयान सुन लीजिए। ये लड़ाई
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने की लोगों के बीच में लड़ाई। मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे राजनीति बदल रही है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं और सोशल मीडिया ने उनके राजनीतिक अधिकार को सजग कर दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।